मॉर्निंग गाइस, बढ़िया हो। तो अपन ने अब तक पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म कर लिया और पॉलिनोमियल्स में जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपकी क्वेरी हो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो अपना जो आपको प्रॉब्लम हो। और आज हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है आज हमें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले मुझे इक्वेशन का मतलब समझना है। अगर मेरा इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया उसके बाद में मुझे आगे पढ़ना है। इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले तो देखिएगा, इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा पार्ट जिसमें एक साइड वेरिएबल हो और दूसरे साइड कांस्टेंट नंबर हो। अपन ने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4। इट मीन्स एक साइड में पूरा इक्वेशन का वेरिएबल्स हैं और दूसरे साइड में कांस्टेंट टर्म है। इक्वेशन में एक साइड में वेरिएबल होंगे, एक साइड में कांस्टेंट टर्म होगी। अगर अपन चाहें अपनी सुविधा के लिए -4 इज इक्वल टू 0 किया करते थे, अदरवाइज इक्वेशन यही होगा। देखिएगा, पहला पार्ट ये था कि इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन है तो कैसा इक्वेशन है, लीनियर। अभी तक हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब था किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री तो 1 होगी, लेकिन जब उन्हें सोल्व किया जाएगा तो एक लाइन मिलेगी। जब उन्हें सोल्व किया जाएगा और उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो वो कैसी इक्वेशन से मिलेगी, लीनियर इक्वेशन से। और टू वेरिएबल इट मीन्स x एंड y या फिर x माइनस वाई, कोई भी दो वेरिएबल होंगे, एक्स वाई हुआ, पी एंड क्यू हुआ, ए एंड बी हुआ, दो डिफरेंट वेरिएबल होंगे। तो ए और बी में हो जाए, एक्स वाई में हो जाए, पी क्यू में हो जाए, अलग अलग दो वेरिएबल में होगी। इट मीन्स वो टू वेरिएबल में है। ऐसा इक्वेशन जो टू वेरिएबल में होगा और अगर उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो कैसा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। तो हमें पढ़ना है आज एक्स और वाई या टू वेरिएबल्स में ऐसे इक्वेशन जिनकी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो देखिएगा, जो भी इक्वेशन होंगे कैसे होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा इक्वेशन देगा। और क्वेश्चन क्या है, जब दो वेरिएबल होंगे तो दो ही आपके पास इक्वेशन होंगे। ध्यान रखिएगा, जितने वेरिएबल होंगे उतने ही इक्वेशन होंगे। अगर जो भी नेक्स्ट क्लास होंगे 11th और 12th अगर अपन मैथ से पढ़ते हैं तो वहां पे अपने पास 3 वेरिएबल होंगे तो 3 ही इक्वेशन होगी। एक वेरिएबल होगा तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। दो वेरिएबल हैं तो मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए अपने को। 2 इक्वेशन से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिएगा, अब अपने पास 2 वेरिएबल है तो उसमें क्या होगा, अपने जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म से याद आ रहा है कि मैंने आपसे पहले भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, और वो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये था अपना, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन होंगे तो फर्स्ट में a1 b1 लेना है, सेकेंड में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, ये क्वेश्चन आज तक एक बार बोर्ड में पूछा गया है। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। 8 नंबर का 10th बोर्ड में 2015 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद से लेके आज तक ना वो क्वेश्चन पूछा गया ना ये पूछा गया। क्वेश्चन मेरा आएगा तो अब ये होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, देखते हैं कहाँ जरूरत पड़ने वाली है। देखिएगा, जब ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखे हैं तो हमने पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कोई भी इक्वेशन दे रखा था तो उसके नेचर ऑफ रूट्स हमने पढ़े थे, नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ भी इसके कुछ नेचर होंगे और क्या होंगे देखिएगा। एक साइड में मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले अपने पास लिखा हुआ है इक्वेशन है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0।
इसके तीन तरीके हो सकते हैं, A1 अपॉन A2। अपने को रेशियो निकालना है x के कोफिशिएंट का, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। तीन ही पार्ट करने इसके भी, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। देखिएगा पहले पार्ट में कोई भी बराबर नहीं है, पहले वाले पार्ट में कोई बराबर नहीं है। दूसरे पार्ट में पहला तो बराबर है लेकिन आखिरी बराबर नहीं है, और तीसरे वाले पार्ट में तीनों बराबर है। एक में कोई भी इक्वल नहीं हो, एक में पहला बराबर हो आखिरी बराबर ना हो, और एक में तीनों इक्वल पार्ट हो। तो देखिएगा अगर तीनों इक्वल ना हो तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब समझिए, अगर तीनों पार्ट इक्वल नहीं है तो यहां जो x और y के आंसर होंगे, x का भी एक आंसर मिलेगा, y का भी एक आंसर मिलेगा। मुझे x और y के प्रॉपर एक एक आंसर मिलेंगे। x का 3 तो y का 5 मिल रहा है, x का 5 तो y का 9 मिल रहा है, कुछ भी मिलेगा लेकिन x और y के प्रॉपर एक एक आंसर मिलेंगे। ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, तो यहां लिखता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। मतलब समझिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ग्राफ अगर बनाया जाएगा तो लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। मतलब अगर एक इक्वेशन का लाइन कुछ ऐसा है तो दूसरे इक्वेशन का लाइन ऐसा होगा, कहीं ना कहीं दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों के दोनों कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट है यही x और y का आंसर होगा। कैसे आंसर होगा वो जब ग्राफ करेंगे तब देखेंगे, बट अब ये समझिएगा कि अगर तीनों इक्वल ना होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, इट मींस यूनिक का मतलब है एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा आंसर होगा इस ग्राफ में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड वाला पार्ट में लिखा हुआ है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन इज इक्वल टू नोट C1 अपॉन C2। मतलब पहले वाला पार्ट तो इक्वल है, दूसरे वाला पार्ट इक्वल नहीं है। देखिएगा जब पहले वाला पार्ट इक्वल हो और दूसरे वाला पार्ट इक्वल ना हो तो इसके होते हैं नो सॉल्यूशन। मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन था, इसका कोई आंसर नहीं निकलेगा, इस इक्वेशन का कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। और जब कोई आंसर नहीं निकलेगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो देखिएगा। ग्राफ के जो लाइंस होंगे वो होंगे पैरेलल लाइंस। कैसे लाइंस होंगे? पैरेलल। समझिएगा ये मेरा कोई ग्राफ था तो दो लाइन पैरेलल, जब दो लाइन मेरे पैरेलल आ रहे होते हैं तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। मुझे आंसर कब मिलेगा? जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये कहीं पैरेलल हैं तो दोनों कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो मेरा आंसर नहीं होगा, और आंसर नहीं होने का मतलब है नो सोल्यूशन। एक्स और वाई के कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं। इट मीन समझिएगा अगर ऐसा होता है तीनों इक्वल तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, अनंत आंसर होंगे इसके। जो भी वैल्यू रखेंगे एक्स की या वाई की, सारी की सारी उसको सेटिस्फाई करेंगी। एक्स और वाई के इन्फिनिट आंसर होंगे। और इन्फिनिट आंसर होने का मतलब क्या है? ग्राफ लाइंस आर सेम। मतलब अगर एक लाइन यहां से है तो दूसरा लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आगे होगा, पीछे होगा या सेम होगा, एक ही लाइन पर होगा। तीसरे का आगे लिखता हूं मैं, दोनों ग्राफ की लाइन कहां होंगी? एक ही लाइन पे आएंगी दोनों। मतलब एक लाइन पे आएगी तो इट मींस ये भी पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या होगा? मेरा आंसर हो सकता है। तो तीनों का मतलब समझे, तीनों पार्ट इक्वल ना होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ये होने का मतलब है अपने को कोई भी क्वेश्चन सोल्व करके देना है। ये होने का मतलब है कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करके देना। और ये होने का मतलब है तो भी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करके देना। तो ये क्वेश्चन होगा तभी सोल्व होगा। समझ गए?
तो ये क्वेश्चन होने का मतलब तो है कि सॉल्व नहीं होगा। इन्फिनिट सोल्यूशन है, कितने निकाल सकते हैं अपन, नहीं निकालना। और जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो भी नहीं निकालना, इट मींस ये निकालना है। इवन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों का करवा सकता है हमसे, क्योंकि पैरेलल लाइंस होंगे तो पैरेलल देखना होगा, या फिर एक कोइंसिडेंट लाइन होगा तो भी उसे देखना होगा कि दोनों एक लाइन पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इट मींस ये दोनों पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों इक्वल नहीं होना, एक इक्वल होना और सारे इक्वल होना। चाहो तो आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिएगा आगे आपने जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार से A1/A2, B1/B2 and C1/C2. Find out whether pairs of the linear equation are consistent or inconsistent. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब समझिएगा। कंसिस्टेंट होता है जिसके यूनिक सोल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंट का मतलब या तो जिसके इनफिनिट सोल्यूशन हो या उसके नो सोल्यूशन हो। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। उसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना लिखा हुआ है 2x - 3y = 8 एंड दूसरा पार्ट लिखा हुआ है 4x - 6y = 9। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है सबसे पहले बाई कंपेयर A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इनसे कंपेयर करते हैं तो देखिएगा, कंपेयर करेंगे तो A1/A2 कितना होगा, x का कोफिशिएंट होगा A1/A2, आपके सामने अभी तक लिखा हुआ है x का कोफिशिएंट A1 और A2 होगा तो 2/4 रिड्यूस होगा तो 1/2। B1/B2 विथ साइन लिखना है y के कोफिशिएंट, B1 और B2 हमेशा y के कोफिशिएंट होते हैं, तो कितना है -3/-6, माइनस से माइनस कट चुका है अपना साइन, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड C1/C2 = 8/9। C1/C2 को करने से पहले एक चीज देखिएगा, कई बार क्वेश्चन क्या कर रहा होता है हमारे साथ, यहां से माइनस साइन हटा देते हैं, यहां से बराबर ना लगा के एक क्वेश्चन को 0 के इक्वल पुट कर देता है और दूसरे क्वेश्चन में इक्वेशन ये रख देता है। जब भी ऐसा मिले तो देखिएगा, मैंने या तो C1 और C2 दोनों प्लस में इधर रखे थे या फिर दोनों के दोनों इक्वल के पार्ट्स में रखेंगे। अगर प्लस में दोनों रखना है तो दोनों साइड को इधर लेफ्ट साइड रखना है, और अगर एक राइट और एक लेफ्ट में तो दोनों का इक्वल बना लीजिएगा। जब यहां से इक्वल बनाएंगे तो ये माइनस साइड से चेंज होगा तो प्लस में बन जाएगा = 8। तो दोनों इक्वल रहेंगे तभी हमारा लिखा जाएगा, वरना नहीं लिखा जाएगा। अब देखिएगा ये मिला तो A1/A2, अब यहां से कंपेयर करते हैं तो देखिएगा 1/2, B1/B2 1/2 एंड C1/C2 8/9। ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये पार्ट इक्वल नहीं है। देखिएगा मैंने 3 पार्ट लिखे थे, तीनों क्या थे मैं लिख देता हूं वापस से। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। पहले में मेरे कोई भी पार्ट बराबर नहीं थे। दूसरे में A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2। पहले में सिर्फ एक बराबर था, और थर्ड में A1/A2 C1/, तीनों इक्वल थे। इट मींस देखिएगा पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, किस पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है ये, जो भी पार्ट सेटिस्फाई कर रहा हूं यहां लिख देना हेयर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। नहीं में है सेकंड में। तो अब देखिएगा जब भी ऐसा मिला तो मैंने बताया था यहां होगा ओनली वन सोल्यूशन, यहां होगा नो सोल्यूशन और यहां होगा इनफिनिट सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन है यहां पे, जब नो सोल्यूशन आ रहा है तो मैंने कहा था अगर वन सोल्यूशन मिलता है तभी अपने को क्या करना है, कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो क्या होगा, एंड नो सोल्यूशन। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म कर देना है, उसके आगे नहीं, सोल्यूशन नहीं पूछा अभी क्वेश्चन ने, सिर्फ ये पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा एक क्वेश्चन और लगाते हैं और उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन जो नेक्स्ट होगा देखिएगा क्या है। मेरा क्वेश्चन है 4/3x
4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है, देखते हैं क्या होगा। बाई कंपेयर a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1/a2 4/3 अपॉन में 2, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, करते हैं। 2 अगर अकेला है तो अपॉन में 1 लगा दें, इसको करें सॉल्व। 4/3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/, मतलब सोल्यूशन निकल के आ रहा है अपना। b1/b2 कितना होगा 2/3 एंड c1/c2 इज इक्वल टू 8/12। 4 2 जा 8, 4 3 जा, क्या मिला मुझे देखिएगा, तीनों पार्ट लिख लेने। 2/3, ये भी पार्ट 2/3 एंड लास्ट पार्ट भी, तीनों इक्वल हैं। मेरे कौन से पार्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, थर्ड पार्ट को। इट मींस यहां a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो लिखना है हेयर a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 and this is inconsistent and has infinite many solutions। ये लिखना था अपने को। इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखेंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, solve the following equations, solve the following pair of linear equations graphically and find the nature ऑफ दैट सॉल्यूशन। नेचर का मतलब है कि कैसा था, पहले में लिखा था यूनिक सॉल्यूशन और साथ में लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। दूसरे में लिखा था नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पेयर, लाइंस आर इन पेयर। और थर्ड में लिखा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और लिखा था लाइंस आर ऑन सेम। देखिएगा अब क्वेश्चन ने लिखा है कि कौन से तरीके से सोल्व करना है, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली सोल्व करने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूंगा कि अपने पास किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड हैं। किसी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के अपने पास पहला मेथड है ग्राफ, सेकंड मेथड अपने पास जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड थे। 3 मेथड में सबसे पहले मेथड था फैक्टराइज मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और बोलो तो कंप्लीट स्क्वायर के बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिएगा ग्राफ मेथड, इसके बाद में होगा एलिमिनेशन मेथड, थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड और फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लाई। ग्राफ मेथड का मतलब है किसी भी इक्वेशन को ग्राफ से सोल्व करना। ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन में है, इसके अलावा कुछ ऐसे मेथड हमने सीख लिए थे 3। ग्राफ मेथड अलग से इसमें आता है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड नाम उसमें नहीं था, लेकिन हमें 3 मेथड तो याद रखने हैं कि 3 मेथड ही अपन उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखे थे, 3 ही इसमें सीख रहे हैं। ये अलग से ग्राफ होगा। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, हिंदी मतलब समझ के जाओ, बाकी इनमें होगा क्या बाद में। ग्राफ मेथड ग्राफ से सोल्व करना। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी को भी एलिमिनेट करना, एक को भगा देना। सब्स्टिट्यूशन मेरी जगह किसी और को खड़ा करना, सब्स्टिट्यूट। जिस दिन मैं अगर आपकी क्लास नहीं ले पाऊं उस दिन मेरी जगह कोई खड़ा है, वो मेरा सब्स्टिट्यूट है। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक दूसरे से नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले ग्राफ मेथड पे। और ग्राफ मेथड कैसे होगा ध्यान रखिएगा। ग्राफ मेथड के लिए आपको पहले बता देता हूं, इस चैप्टर से एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये निश्चित है ग्राफ या फिर इसके लास्ट जो एक्सरसाइज होगी बड़े क्वेश्चन पे वहां से आएगा। तो ग्राफ के प्रोबेबिलिटी कुछ ज्यादा हो जाती है। तो ग्राफ के साथ कैसे सोल्व होगा देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x + y = 3, x + y = 3 एंड सेकेंड है 3x - 2y = 4, 3x - 2y = 4। ध्यान रखना आज हमें ग्राफ से नहीं
ग्राफ के जो डिब्बे बनाने होते हैं, जैसे ग्राफ टेबल कहते हैं, ग्राफ टेबल तक सोल्व करना है। उस ग्राफ टेबल के जैसे ही क्वेश्चन आपको बाकी सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। आज सिर्फ ग्राफ टेबल तक छोड़ के जाना है मुझे आपको। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x + y = 3 और दूसरा है 3x - 2y = 4। दोनों इक्वेशन है। अब देखिएगा सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, सोल्व बाई ग्राफ मेथड। जिस मेथड को यूज लेंगे उसका नाम लिखा। अब देखिएगा ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट, ग्राफ टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का मुझे ग्राफ टेबल बनाना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, सबसे पहले वो लिख लेना है, x + y = ध्यान रखिएगा अब तक अपना इक्वेशन था जो लिखा था वो सेम लिखा है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आप किसी एक को हमें रखना है, दूसरे को भेजना है। x और y दो हैं, इनमें से जो आपका मर्जी करे उसको रखेगा, दूसरे को भेज दीजिएगा। इस इक्वेशन में मैंने x को रखने की कोशिश की है या y को रखूं, y को रख लूं, y = 3 - x। ध्यान रखिएगा जो आपको ऐसा लगे कि जल्दी हो सकता है सहूलियत से उसे रखिएगा। यहाँ तो x भी अकेला है, y भी अकेला, किसी को भी रख सकते थे। तो यहाँ जैसे ही मैंने रखा, ध्यान रखना अब तक आप फ्री थे कि किसको आपको भगाना है और किसको अकेला रखना है। अब आप इस क्वेश्चन के साथ बाउंड हो गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि अब तक आप जिसको भगाना चाहते थे अपनी मर्जी से, अब आपको सोल्व मुझे मेरी मर्जी से करना होगा। मर्जी से कैसे? एक छोटा सा सवाल ये है कि अब एक परिवार में बहुत से लोग बैठे होते हैं और एक तरफ एक अकेला लोग बैठा होता है, मेरी तरह खड़ा है। तो परिवार वाले लोग जो क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो झगड़ सकते हैं, मैं अकेला किसी से झगड़ सकता हूँ? ऑब्वियसली क्लास में जो नीचे बैठे हुए बच्चे हैं एक दूसरे के साथ कुछ भी नोकझोंक हो सकती है। इट मीन्स यहाँ पे अब जो भी हरकतें होंगी y के साथ होगी या x के 3 - x के साथ, परिवार के साथ। अब ये बैठा है, ये तो अकेला हो गया बेचारा y। अब जो भी हरकतें होंगी किसके साथ होंगी? 3 - x के साथ। क्या हरकतें होंगी देखते हैं। लात घूसे नहीं आएंगी इनमें भी, है ना। देखते हैं क्या क्वेश्चन अपना लिखा हुआ है, y = 3 - x। अब देखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू पुट करनी है? x की। मतलब यहां जो भी आया है उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और निकल के किसका आना है? y का। फर्स्ट x = जहां मर्जी करे रखिएगा, ऐसा रखिएगा ज्यादा बड़ा वैल्यू ना हो, आंसर दोनों का सिमिलर निकल के आए। x = 0, y = 3 - 0 = कितना मिला? और ध्यान रखिएगा ऐसा नंबर रखिएगा, 1/2 मत रख दीजिएगा कि 3 - 1/2 = 2 राइट 1/2 बचा। ग्राफ में 2 राइट 1/2 आपको और हमें लिखने में प्रॉब्लम होगी, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ भी एक कंप्लीट एक नेचुरल नंबर या रियल नंबर्स मिले और यहाँ भी एक रियल नंबर वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा अपनी ग्राफ टेबल कैसे बनती है। एक तरफ x, दूसरी तरफ y। ग्राफ में मिनिमम 3 वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है बाद में देखेंगे, आज तो अभी 3 वैल्यू ही ध्यान रखिएगा कि 3 वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू रखी थी हमने? x की। कितनी रखी थी? 0। किसकी निकली थी? y की। कितनी निकल के आई थी? 3। x की वैल्यू जब 0 रखा तो y का वैल्यू 3 मिला, वो ग्राफ टेबल में यो रखना है। सेकेंड पार्ट, x = कितना रख दिया जाए? 1। तो y = इक्वेशन क्या है मेरा? 3 माइनस x की वैल्यू कितनी रखी है मैंने? 1 = 2। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी रखी? 1। तो y की वैल्यू, थर्ड पार्ट, x की वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, -1। तो y की वैल्यू 3 - -1, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4। x की वैल्यू रखी है मैंने -1, तो y की वैल्यू, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था मेरा फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन का आप बनाएंगे या मैं बनाऊं? चलो मैं ही बना देता हूं क्योंकि इसमें अभी 3 और 2 मल्टीप्लाई में। देखिएगा इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, आपको ग्राफ टेबल मिल चुकी है। 1 मिनट फिर देख लीजिएगा। आपको x या y में से किसी एक को रखना है, दूसरे को भगाना है। जैसे ही आप भगाए, आपका काम यहां तक शुरू था, अब आपका नहीं है। अब क्वेश्चन का काम है कि ये कहता है कि आप जिसको भी आपने भगाया है उसकी वैल्यू पुट करनी है, दूसरे की निकल के आनी है। जैसे निकल के आई
कंप्लीट वैल्यू निकल के आ जाएंगी। कोई 3 वैल्यू ऐसे निकालनी है, और ऐसा मत करना कि y की वैल्यू 10 पुट की तो यहाँ पे कुछ निकल गया 10, 12, 15 ऐसे वैल्यू नहीं पुट करने। जहां तक निकल गए छोटी वैल्यू पुट करो, नहीं निकल गए तो फिर अपन बड़ी वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिएगा सेकंड पार्ट इसका क्या है, ग्राफ टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 4। देखिएगा यहाँ पे x के साथ 3 है, y के साथ 2 है, लेकिन y को रखूंगा तो माइनस का रह जाएगा। इट मीन्स y को सबसे पहले मुझे साइड में दे देना चाहिए। 3x = 4 + 2y हो गया। x = 4 + शायद किसी को मुसीबत नहीं आएगी 3 का डिवाइड करने में। तो देखिएगा यहां अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, मुझे y की पुट करनी है। किसकी निकल के आना है, x की फर्स्ट। ये था टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और यहां लिखते हैं टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। वैल्यू वहीं सेम है x और y। देखिएगा टेबल में वैल्यू पुट करते हैं y की, y = कितना पुट किया जाए, यहां तो आप देख सकते हैं 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, 4 + 2 6, 6 में 3 का डिवाइड जा रहा है। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी पुट की जाए, 1। x = 4 + 2 × 1/3 = 6/3। कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आई, 1। x का आंसर मिला 2। लास्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट की थी तो y का मिला था, अब की बार हमने y की है तो x का मिला है। सेकंड पार्ट, y = 2 पुट किया जाए, 2 2 जा 4, 4 + 4 8, 8 में 3 का डिवाइड नहीं होता, ऐसा वैल्यू पुट नहीं करना हमें। 3 3 2 जा 6, 6 + 4 10, 10 में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 4 4 2 जा 8, 8 + 4 12, इट मीन्स 4 में जा सकता है। x = 4 + 2 × 4/3 = 12 जब y की वैल्यू 4 पुट की तो x की भी, और एक वैल्यू पुट और करना है मुझे थर्ड नंबर पे। y = 1 किया 4 किया, मुझे ज्यादा आगे नहीं जाना, इट मीन्स माइनस में पुट कर दें तो माइनस में देखिएगा 1 और 4 में डिफरेंस कितने का, 3 का। इट मीन्स जो भी वैल्यू रखेंगे अब आगे, या तो 3 प्लस करके या 3 माइनस करके, जो भी वैल्यू रखेंगे 3 3 के डिफरेंस के साथ निकल के आनी है मेरी। तो 1 में 3 किया प्लस 4, अब 1 में से 3 माइनस करो, -2 रख के देखते हैं। 4 -2 रखा तो देखिएगा x = 4 + 2 × 2 और -2 सॉरी /3। 4 2 2 जा माइनस इंटू प्लस माइनस 4 - 4/3, 4 में 4 गया 0/3 = 0। इट मीन्स जैसे ही मैंने y की वैल्यू पुट की x की निकल के आ गई। ध्यान रखिएगा मैंने कहा था अगर 3 का डिफरेंस है तो माइनस करें तो भी 3 का डिफरेंस रखना है, प्लस करें तो भी 3 का डिफरेंस। y का वैल्यू पुट किया है मैंने -2, x का निकल के आ रहा है 0। सेम इसी तरह आपको कुछ और क्वेश्चन लगाने हैं जिनकी ग्राफ टेबल बन जाए। जब ग्राफ टेबल बन चुकी तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ग्राफ बनाना सीखेंगे। आज इसी के साथ अपनी क्लास खत्म करते हैं और अगली क्लास में ग्राफ का काम करेंगे। चलो, जय हिंद, थैंक यू।